हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, अगर आप बीटेक कर रहे हैं किसी भी ब्रांच से, कंडीशन बस ये है कि आपकी जो कॉलेज है वो एकेटीयू से एफिलिएटेड होनी चाहिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एकेटीयू के अगर आप बीटेक कर रहे हैं किसी भी ब्रांच से, उसकी एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी यहाँ पर मैं सिर्फ क्वांटम की बात करूँगा। आपको पता है एकेटीयू के लिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम आते हैं। क्वांटम करके बहुत पतली सी बुक आती है और उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें दी होती हैं। अगर आप एक बुक देखोगे किसी भी सब्जेक्ट की तो काफ़ी मोटी होती है, वहीं पर जो आपका क्वांटम होता है वो उसका 1/10 होता है, मतलब 1/10 मान लो कि इतना छोटा इतना पतला होता है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने 8.33 CGPA ओवरऑल स्कोर किया था बीटेक में, सिर्फ क्वांटम पढ़ के। ना मैंने किसी टीचर के नोट्स पढ़े, जिस कॉलेज में मैं था, जिस कॉलेज में टीचर्स नोट्स देते थे, ना मैंने नोट्स लिए, ना कभी नोट्स बनाए। सिर्फ क्वांटम से पढ़ा, ना कोई बुक यूज की, ना किसी बुक से पढ़ा, ना ही कोई अदर स्टडी मटेरियल मैंने यूज किया है। मैं थोड़ा कॉलेज लास्ट के सेमेस्टर में तो बिल्कुल कम ही गया था, लाइक 6th 7th में, 4th 5th में, यहाँ पे मैं बहुत मेरी कम अटेंडेंस रही है। तो मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ क्वांटम पढ़ के आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो, कैसे आप मुझसे भी बेटर, इससे भी बेटर आप स्कोर कर सकते हो बीटेक के अंदर, अगर आप एकेटीयू कॉलेज से एफिलिएटेड हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा भाई, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पीडब्ल्यू लेके आया हैवी डिस्काउंट ऑन देयर बैचेस ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। यहाँ पर इनका एक श्रेष्ठ बैच है जो कि जिसकी प्राइस थी 42,990, ऑलमोस्ट 43,000 थी, जो कि दिवाली ऑफर में आपको मिल रही है 18,010 रुपये में। यहाँ पर ये गेट की तैयारी कराएंगे, साथ में आपकी प्लेसमेंट तैयारी भी यही कराएंगे। और उसके बाद जो दूसरा बैच है आपका वो है श्रेष्ठ गेट वो आपका 2026 के लिए है, CS ब्रांच वालों के लिए। और यहाँ पर ये श्रेष्ठ गेट बैच है यहाँ पर 2025 की जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका 2025 में गेट देने जाएंगे उनके लिए। इसकी जो प्राइस थी वो 35 थी, जो कि अब डिस्काउंटेड प्राइस में आप 14,000 में इसे ले सकते हैं। साथ में नेक्स्ट बैच है आपका श्रेष्ठ बैच, जो कि ESE गेट और PSU तीनों एग्जाम के लिए है। ये CE अगर आप सिविल से हैं, मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, तो आपके लिए है। इसकी जो प्राइस थी वो थी 42,999, ऑलमोस्ट 43,000, जो कि डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिल सकता है 18,000 में। नेक्स्ट बैच है आपका श्रेष्ठ, ये भी आपका 2025 के लिए है, सेम ESE गेट PSU। और जो कोर ब्रांचेस हैं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे बच्चे इसमें इनरोल कर सकते हैं। इसकी भी डिस्काउंटेड प्राइस अभी 14,000 है। साथ में नेक्स्ट बैच है आपका पराक्रम बैच गेट 2024 के लिए, डेटा साइंस और AI वालों के लिए है ये। और इसकी जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो है 2,499, और ये एक लिमिटेड टाइम तक ही रहेगी, दिवाली ऑफर है, दिवाली के टाइम तक ही रहेगी, तो आप जल्दी से जल्दी इनरोल कर लेना, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही में नेक्स्ट बैच है आपका 6,611 में डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। और ये पराक्रम बैच है गेट 2025 के लिए, सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए है यहाँ पर। और नेक्स्ट बैच है आपका सुपर 1500 सिविल इंजीनियर्स के लिए, ओनली 1299 डिस्काउंटेड प्राइस। और उसके बाद आप देख सकते हैं एक्चुअल प्राइस और ये ऑफर प्राइस में कितना डिफरेंस है, मैंने ये यहाँ पर एक साथ कर दिया है। और यहाँ पर अगर आप बुक खरीदना चाहते हो तो वो भी आप जाके खरीद सकते हो, इन सभी के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके साथ ही ये डिस्काउंटेड प्राइस तो आपको मिलेगी, साथ में आप मेरा कोड यूज करोगे DK500, तो DK500 आपको यूज करने पर आपको इंस्टेंट 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा, आप जो भी बैच परचेज करोगे उन सभी बैच पर। मैं यहाँ पर कुछ कोर फीचर्स भी बता देता हूँ। अगर आप PW से कोई भी बैच परचेज करते हो, सबसे पहले तो इनके लेक्चर प्लानर, टेस्ट प्लानर, ये सभी होते हैं कि बैच में आपको पहले नोटिस सेक्शन पर दिख जाएगा कब लेक्चर होगा, क्या कब टेस्ट होना है। साथ ही में जो क्लासेस कंडक्ट होंगी आपकी मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस रहेंगी, MCQ, MSQ, NAT टाइप क्वेश्चन, ये सारे आपको गेट पैटर्न में मिल जाएंगे। लाइव लेक्चर्स होंगे जो कि बेस्ट फैकल्टी है भारत की, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, लाइव डिस्कशन होगा, आपको सीट पर जो प्रैक्टिस शीट दी जाएगी उसकी, डाउट इंजन दिए जाएंगे, बच्चों की जो क्वेरीज हैं वो डाउट है वो सारे सॉल्व किए जाएंगे, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, PYQ फॉर्म में PYQ क्वेश्चन हैं उनको क्विज फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, साथ में उनका वीडियो सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, जिससे कि आप पर अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसका वीडियो सॉल्यूशन देखकर आप उसे आराम से सॉल्व कर पाओ। मैं इन सभी बैचेस की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके जिस बैच में इनरोल करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ अपने बारे में। मैंने बीटेक किया है एकेटीयू से। मैं कोई भी बात यहाँ पर ऐसे ही नहीं करूँगा, अपनी मार्कशीट यहाँ पर लगा दूंगा, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मेरी ओवरऑल परसेंटेज बनी थी 83.3, मतलब CGPA 8.33 थी ओवरऑल। मैंने एक सेमेस्टर में मेरी 9 SGPA थी शायद, मैं उसका भी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा यहाँ पर स्क्रीन पर, आप देख लेना। मैंने सिर्फ क्वांटम पढ़ा है, उसके अलावा किसी भी कोई भी और सोर्स यूज नहीं किया है। ना मैंने कोई टीचर के नोट्स पढ़े, ना कोई बुक पढ़ी, ना ही कोई अदर स्टडी मटेरियल। अब क्वांटम पढ़ने का मेरा जो स्कोर है 8.33, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा है, बट कोई ये भी नहीं कह सकता कि बहुत ख़राब है।
एक एवरेज स्कोर है 8.33 CGPA लेके आना बीटेक में। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको क्वांटम कैसे पढ़ते हैं वो बता दूंगा और एक एडिशनल टिप दे दूंगा जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे एग्जाम हॉल में, आपको क्या बातें याद रखनी है। तो ये यहाँ पर सबसे पहले तो जो मेरी स्ट्रेटजी थी मैं वही यहाँ पर बताऊंगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है। अपने जो प्रिपरेशन है ना, आप बहुत सारे बच्चे एग्जाम से जस्ट 1 दिन पहले 2 दिन पहले पढ़ रहे होते हैं, वो थोड़ा सा गलत होता है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप 4 महीने पहले से पढ़ना शुरू कर दो, 1 महीने पहले से पढ़ना शुरू कर दो, नहीं होता। हम हर सेमेस्टर सोचते हैं कि यार इस सेमेस्टर से तो अच्छा पढ़ूंगा, बट कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं कर पाता। जब एग्जाम नियर बाई आता है तभी सारे इंजीनियर्स पढ़ना शुरू करते हैं। तो मेरा आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि यार आप 20 दिन पहले स्टार्ट कर देना, आपको पता चल जाता है, आपका शेड्यूल आ जाता है कि हाँ जब से पेपर है, जब से भी आपके एग्ज़ाम हो, आप 20 दिन पहले स्टार्ट कर देना अपनी प्रिपरेशन को। आपको कैसे पढ़ना है वो बता देता हूँ। आप सबसे पहले अपने मार्केट से क्वांटम लेके आना। क्वांटम लेके आने के बाद सबसे पहले अपने हार्ड सब्जेक्ट को टारगेट करना। हार्ड सब्जेक्ट का मतलब मेरा यहाँ पर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट से है। आपको पता है अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं तो उसमें से 3 सब्जेक्ट कहीं ना कहीं जिसमें न्यूमेरिकल होगा और 1-2 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसमें न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले आपको वो सब्जेक्ट टारगेट करने हैं जो कहीं ना कहीं जिसमें न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा है, क्योंकि अगर वो सब्जेक्ट टारगेट कर लोगे, थ्योरेटिकल तो ऐसा है कि कल पेपर है, आपने आज पूरा थ्योरेटिकल पढ़ लिया तो आप लिख के आओगे पेपर में। लेकिन यार न्यूमेरिकल में ऐसा होता है कि हमें डेटा याद करना होता है, हमें थ्योरम याद करने होते हैं, हमें चीज़ें ड्राइव करनी होती हैं, डेरिवेशंस करने होते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दिक्कत आती हैं। तो उसका यही है कि आप अच्छे से पहले उनको टारगेट कर लो कि हाँ भाई पहले मैं ये टारगेट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद थ्योरेटिकल क्वांटम बाद में करूँगा। आसान चीज़ें बाद में करो, पहले हार्ड चीज़ों को पकड़ो। उसके बाद देखो न्यूमेरिकल आपने कोई क्वांटम उठा लिया जिसमें न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा है। अब बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे होते हैं कि एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को लेके बैठ जाते हैं और उसको ही कर पाते हैं, और अगर उनको डेटा चेंज करके दे दें तो वो सवाल नहीं बन पाता। तो न्यूमेरिकल करते वक्त ना तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि डेटा किस यूनिट में था, हमने उसको यूनिट कन्वर्जन कैसे किया। क्या हो सकता है कि जो न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आए उसमें यूनिट दूसरी दे रखी हो और आप आंसर तक ना पहुंच पाओ, और अगर वो 10 नंबर का सवाल होगा तो हो सकता है आपको 5 नंबर ही मिले। लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल पोर्शन में जहां आप 10 में से 10 स्कोर कर सकते हो, एग्जामिनर मजबूर हो जाएगा, अगर आपका स्कोर सही है, आपका आंसर सही आ रहा है, तो एग्जामिनर मजबूर हो जाएगा आपको 10 में से 10 देने के लिए। तो उसमें यही है कि आप यूनिट कन्वर्जन पे ध्यान दो, फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है उस पर ध्यान दो, सिर्फ उसको रटो मत, रटने से काम नहीं चलेगा। साथ में बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें थ्योरम डेरिवेशन होते हैं, वो हमें समझ में नहीं आ रहे होते हैं क्वांटम से, ठीक है, हम इधर उधर फ़ोन कर रहे होते हैं। बेटर है कि आप उसे यूट्यूब पे सर्च करो, कोई भी फ्लो डायग्राम है या कुछ भी है, कोई डेरिवेशन है, कोई थ्योरम है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप कोशिश करो कि वो यूट्यूब पे मिल जाए, तो यूट्यूब से देख लो किसी अच्छे टीचर से। ठीक है, 1-2 टीचर हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ा रखा है यूट्यूब पर, बहुत सारे टॉपिक पे उनकी वीडियो मिल जाएगी आपको। ठीक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। साथ में अगर जब भी हेल्प नहीं हो रही है तो आप किसी टीचर के नोट्स का स्क्रीनशॉट, फोटो वगैरह मंगा सकते हैं अपने दोस्त से, क्योंकि आपके पास नहीं है तो किसी की ना किसी के पास तो टीचर के नोट्स होंगे, वहाँ से समझ सकते हैं। वहाँ से भी समझ ना आए तो किसी दोस्त की हेल्प ले सकते हैं। बट थ्योरम को ऐसे पढ़ सकते हैं, आपको सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है जो क्वांटम में दी हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ भी नहीं पढ़नी। कोई कितना भी बोले आपको ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, भाई ठीक है 1% अगर ये सवाल आ भी गया तो 4 सवाल आते हैं, 2 सवाल करने होते हैं, मैं वहाँ से एलिमिनेट कर दूंगा। आपको 10 जगह मत नहीं भागना, सिर्फ क्वांटम पे स्टिक हो। आप अगर पेपर में 15 क्वेश्चन होंगे तो मैं 100% गारंटी से कह रहा हूँ कि आप 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे, आपने क्वांटम अच्छे से कर लिया। तो ये चीज़ ध्यान रखो कि थ्योरम वगैरह अच्छे से करके जाओ, डेरिवेशन अच्छे से करके जाओ, और साथ में जो न्यूमेरिकल क्वांटम आप पढ़ रहे हो उसका क्या करो, शॉर्ट नोट बनाओ, मतलब 2-3 पेज ले लो, 4 पेज बीच में से कॉपी में से निकालो, पंच कर लो सिर्फ 4 पेज, और यूनिट 1 के फार्मूले लिख लो, यूनिट 2 के, 5 यूनिट होती हैं, सब यूनिट के फार्मूले लिख लो। वो कब हेल्प करेंगे, जब एंड के वक्त आप एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे और एग्ज़ाम से 1 दिन पहले या एग्ज़ाम वाले दिन आप उनको रिवाइज कर जाओगे, 1 मिनट आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ मेरा यही था कि मैं कोई भी न्यूमेरिकल वाला क्वांटम पढ़ रहा हूँ तो हर यूनिट में जितने फार्मूले यूज हो रहे हैं या जो भी टेक्निकल चीज़ें यूज हो रही हैं, जो मैं कहीं ना कहीं मुझे बाद में बहुत ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत है, वो मैं एक पेज पर 2-3 पेज लेता था, उन पर शॉर्ट नोट्स बना लेता था। तो वही आपको सेम अगर अप्लाई करेंगे तो बहुत हेल्प करेगा। मेरी तो खासकर पर्सनली मैंने ऐसी चीज़ें की हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इन सब चीज़ों को करने का। साथ में आप हमेशा फर्स्ट यूनिट से यार स्टार्ट करो, कोई सा भी क्वांटम पढ़ रहे हो किसी भी सब्जेक्ट का। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले थर्ड यूनिट, 4th यूनिट, 5th यूनिट पढ़ना शुरू करते हैं। अब
फर्स्ट यूनिट से क्यों स्टार्ट करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो फर्स्ट यूनिट से आपको स्टार्ट इसलिए करना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि जो फर्स्ट यूनिट फिर सेकंड यूनिट फिर थर्ड यूनिट ऐसे चलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सेकंड यूनिट में वो दिया होता है जो फर्स्ट यूनिट में समझा दिया जाता है। अगर आप फर्स्ट यूनिट क्लियर करके चलेंगे तो हो सकता है कि सेकंड यूनिट अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन सेकंड यूनिट में वो दिया है जो कहीं ना कहीं फर्स्ट यूनिट से लिंक है, तो आपकी सेकंड यूनिट उतनी समझ में नहीं आएगी जितनी अच्छे से अगर आप पहले पहली यूनिट पढ़ लेते तब दूसरी यूनिट पढ़ते। मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट में ऐसा देखा है कि फर्स्ट यूनिट की बहुत सारी चीज़ें जो इम्प्लीमेंट हो रही हैं वो थर्ड यूनिट में हो रही हैं, कैसे भी ना कैसे भी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो आपको एक सीक्वेंस में ही क्वांटम को पढ़ना है, पहले फर्स्ट यूनिट फिर सेकंड यूनिट फिर थर्ड यूनिट, ऐसे नहीं कि पहले फिफ्थ पढ़ लूँ फिर सेकंड पढ़ लूँ फिर फोर्थ पढ़ लूँ, ऐसे नहीं करना। पढ़ लो, थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल ही दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसलिए आप सीक्वेंस से चलो। और उसके बाद ये तो हो गई हमारे जो थ्योरेटिकल सब जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं उनकी बात। अब मैं बात कर लेता हूँ जो थ्योरेटिकल क्वांटम है, वो आपको एक बार तो आप पहले पढ़ लेना, एक बार पूरा गो थ्रू होना। देखो कभी क्या होता है कि आपको जो थ्योरेटिकल क्वांटम है ना वो समझ में ही नहीं आ रहे होते हैं, क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहे होते हैं। एक बार कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, तो अब क्या करो, पूरा उसे पढ़ो शुरू से लेके एंड तक। आप 2 बार फिर दोबारा से पढ़ो, आपके 100% समझ में आएगा। ऐसे ही आपको क्या करना है, पूरे क्वांटम को गो थ्रू होना है। एक बार पहले हो जाना, जैसे 20 दिन पहले तैयारी करो तो एक बार तब हो जाना, एक बार पेपर से 2 दिन पहले हो जाना, एक बार पेपर वाले दिन हो जाना। थ्योरेटिकल ऐसा रहेगा ही नहीं, आपके समझ में नहीं आएगा। और अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है और इंग्लिश आपको समझ में नहीं आ रही है, आपको, क्योंकि मेरे को भी ऐसा सामना करना पड़ा यार, समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन कहना क्या जा रहा है, क्वेश्चन का आंसर, तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल की हेल्प ले सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं उसे हिंदी में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है यार इससे बेटर तो इंग्लिश है, क्योंकि यार कहीं ना कहीं हम इंग्लिश बैकग्राउंड से होते हैं। और हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें इंग्लिश में समझ में नहीं आ रही होती हैं, लेकिन थोड़ी बहुत आ रही होती हैं, लेकिन जब हम उसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो हमें बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही होती हैं। तो वो भी एक अलग प्रॉब्लम है, बट आपको 2-3 बार पढ़ोगे, आप फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो किसी दूसरे दोस्त से डिस्कस कर सकते हो कि हाँ यार ये मतलब क्या है। क्योंकि चीज़ें रटने पे नहीं, आप समझने पे फोकस करो। अगर एक बार आप समझ गए तो आप 4 लाइन की जगह 10 लाइन लिखाओगे, लेकिन अगर आप रट के जाओगे तो हो सकता है कि 10 लाइन रट के जाओ और 4 लाइन लिख के आओ। इस बात छोटी सी है, बट याद रखना कि अगर आप समझ गए तो 4 लाइन की 10 लाइन लिख के आओगे पेपर में, लेकिन अगर आप रट के गए तो हो सकता है कि 10 लाइन की 6 लाइन ही लिख के आओ। तो समझो, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में सारा खेल समझने का होता है। अगर एक बार आपकी चीज़ें समझ में आ गई तो वो आपको बहुत अच्छी तरह से हेल्प करने वाली हैं। साथ में आपको क्या करना है कि सारे जो क्वांटम है उनको कवर करना है, और क्वांटम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके आगे डेट लिखी रहती है वो एटलीस्ट 3 बार तो करने ही करने हैं, ठीक है। खासकर जो न्यूमेरिकल है, डेरिवेशन है, उन सारे क्वेश्चंस को। ये हो गया आपको कैसे क्वांटम पढ़ना है। और भी कोई, देखो मैंने आज से 2 साल पहले बीटेक किया था, 2021 का पास आउट हूँ मैं। यहाँ पर आप भी पर्टिकुलरली आपका कोई और डाउट बनता है आप नीचे कमेंट करना, मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं, वो ये है कि एग्ज़ाम हॉल में क्या टिप्स होनी चाहिए ड्यूरिंग आंसर राइटिंग। मतलब मैं क्या टिप्स दे सकता हूँ आपको। देखो कभी ऐसा भी होगा कि हो सकता है कि आप पर क्वेश्चन ना समझ में आए, आपको नहीं समझ में आ रहा कि यार मैं क्या लिखूँ। सबसे पहले आपको ऐसे नहीं करना आंसर राइटिंग करते वक्त क्वेश्चन एग्जाम हॉल में कि आपको सीक्वेंस से चलना है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले वो पोर्शन अटैम्प्ट करो जो पोर्शन आपको बहुत अच्छे से आता है, जिसमें आपने सबसे ज़्यादा बेस्ट दिया, आपको लगता है हाँ यार ये तो बिल्कुल छाप दूंगा, ये तो बिल्कुल पढ़ाया माइंड में है और छप जाएगा। तो पेपर लिखते वक्त सबसे पहले वो अटैम्प्ट करना है जो आपको 100% आता है। ये चीज़ याद रखो, जो चीज़ आपको 100% आती है ना वो चीज़ सबसे पहले अटैम्प्ट करनी है। उसके बाद आपको वो अटैम्प्ट करना है जो थोड़ा कम आता है, सबसे बाद में वो अटैम्प्ट करना है जो आपको आता ही नहीं है, अटैम्प्ट करना है। 1-2 चीज़ें होंगी, हो सकता है कि पूरे क्वेश्चन में से एक वर्ड आप पकड़ लो जो वर्ड आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हो, उस वर्ड पे ही सारी रामायण लिखा हो, लेकिन हो सकता है कि आपको पूरा सेंटेंस पूरा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। आपने क्या कहा, दूसरे सेक्शन में सपोज 3 क्वेश्चन थे, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, तीनों क्वेश्चन आपको आते थे लेकिन करने 2 ही थे। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करो ना, एंड में करना है बिल्कुल, कि जो तीसरा भी आपको आता था ना, जो वहाँ 2 करने थे वो यहाँ पर क्वेश्चन लिखो और उसका आंसर छापाओ। मैं बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूँ भाई, मैं भी 1-2 पेपर में ऐसे करके आया था और उस सब्जेक्ट में मेरे को जितना एक्सपेक्टेड स्कोर था उतना आया है। तो ये ध्यान रखना। मैं दोबारा समझा रहा हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे
क्वेश्चन होते हैं, ये दूसरा सेक्शन है, इसमें 3 क्वेश्चन है और मुझे सिर्फ 2 करने हैं, लेकिन मुझे आते तीनों हैं, ये तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। ऐसे तीनों सेक्शन में मुझे करने थे। सपोज चौथे सेक्शन में 3 क्वेश्चन है, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। अब मुझे पहला क्वेश्चन तो आता है, करने 3 है, लेकिन इनमें से दोनों में से मुझे किसी का ए भी नहीं पता। तो मैं क्या करूँगा, इसे सबसे एंड में अटैम्प्ट करूँगा, सबसे एंड में, कॉपी के एंड में, और इस क्वेश्चन को लिखूँगा। इस क्वेश्चन को यहाँ पर, मतलब क्वेश्चन यही डालना है, चौथे का थर्ड सेकंड जो भी डालना है वो डालना है, लेकिन क्वेश्चन उतारना ये वाला है और आंसर इसका यही वाला लिखना है। आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि 100% बेनिफिट मिलेगा। अगर 1% नहीं भी मिलता ना, तो मेरे भाई बस आप ये याद रखना कि अगर नहीं मिला तो आपके वो नंबर काट नहीं लेगा, उस क्वेश्चन को जो गलत कर देगा। ऐसा नहीं है कि आपके क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी कि भाई इसने कैसे गलत लिख दिया, इसका तो -5 कर दो, ऐसा नहीं होगा। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में।